आज सोमवार है, संसद का छठा दिन था। खूब हंगामा हुआ है, खूब शोर हुआ है, खूब बवाल हुआ है। राहुल गांधी का बयान, ऐसा बयान कि उस पर बवाल हो गया है। क्या बवाल हुआ है, क्या बोले हैं, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, क्योंकि ये है विस्तार न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। तो सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी जान लीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देश से मध्य प्रदेश होकर छत्तीसगढ़ पहुंचता हूं, इसलिए आज सीक्वेंस जान लीजिए कि कौन सी खबर पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरी खबर को कौन सी होगी, तीसरी, चौथी, और इस तरह से आपको पहले बता दूं कि कौन सी खबर आप कब कब देखेंगे। तो सबसे पहले बात संसद में हंगामे की करेंगे। राहुल गांधी ने हिंदू पर बोला और पूरे देश में बवाल मच गया है। हंगामा कितना बड़ा हो गया है, एक एक तस्वीर दिखाएंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। दूसरी खबर में बात देश में लागू हुए नए कानून की करेंगे। आज से देश में क्या क्या बदल गया है, बात उसकी करेंगे, विस्तार से करेंगे, ऐसी करेंगे कि आप समझ पाएं। तीसरी खबर में बात एक बार फिर मौसम की करेंगे, लेकिन आज आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे और सीधे मुद्दे में क्या दिखाएंगे कि सीधे आपसे ही सवाल पूछेंगे कि आप भी इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं। चौथी खबर, मध्य प्रदेश में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र का पहला दिन कैसा रहा, बात उसकी करेंगे। क्या क्या हंगामा हुआ, कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। पांचवी खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से आई है, बहुत दुखद खबर है, जुड़े रहिएगा। पूरा परिवार खत्म हो गया है, जरूरी खबर है, यह भी दिखाएंगे विस्तार से। छठवीं खबर छत्तीसगढ़ में आज आई खुशखबरी की करेंगे। पूरे प्रदेश में आज महतारी खुश हैं, पूरे प्रदेश में महतारी खुश है, बात उसकी करेंगे, विस्तार से करेंगे कि कैसे खाते में करोड़ों रुपए पहुंच गए हैं। सातवीं खबर, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, विस्तार से बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं संसद में। संसद में आज पहली खबर से कि संसद में क्या हुआ, ये देखिए, ये देखिए, गुस्से वाली तस्वीर देखिए आप। राहुल का हिंदू वाला बयान, गुस्से में मोदी, अमित शाह गुस्से में क्यों आ गए। और आज अमित शाह जब संसद में बोल रहे थे तो वाकई वो तस्वीर गुस्से वाली थी। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं और सब कुछ विस्तार से आपको बता देते हैं और विस्तार से इसका विश्लेषण कर देते हैं। आज बहुत हंगामा हुआ है संसद में। नीट पर हंगामा, ईडी सीबीआई पर हंगामा, आरएसएस को लेकर हंगामा, राज्यसभा से लोकसभा तक कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला करती रही, बयानबाजी चलती रही। ठीक 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, इसके बाद राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोलना शुरू किए। यहीं से क्या हुआ संसद में, क्योंकि आज राहुल का बहुत बदला अंदाज था। और आज राहुल गांधी को जो सुन रहे थे वो कह रहे थे ये कैसे राहुल, वो बदले बदले से नजर आते हैं। उसको सब डायलॉग पीछे छूट गया, क्योंकि आज बहुत बदले से नजर आ रहे थे, इसीलिए इसका विश्लेषण कर रहा हूं। अनुराग ठाकुर के बोलने के दौरान विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया, सब बाहर चले गए। उधर राज्यसभा में खड़गे ने आरएसएस को लेकर बयान दिया, जिस पर भी बवाल मचा हुआ है, पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आज संसद में राहुल गांधी के नए अवतार के साथ साथ हुए हर घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि देश में सरकार कैसे चलती। देश मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इस देश के सभी लोग जानते हैं, आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की है। इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है।
देश के इतने बड़े बड़े नेता देश के सर्वोच्च सदन में इतने गुस्से में हैं, इतने गुस्से में हैं, विश्लेषण तो बनता है। लेकिन ये तो सिर्फ झलकियां थीं। सुबह ठीक 11 बजे से शुरू हुई सदन की कार्रवाई बीच में स्थगित करनी पड़ी, स्थगित हो गई। लेकिन जब दोबारा शुरू हुई तो भारी हंगामा हुआ। दोपहर 2:10 पर फिर से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई। ठीक 2:11 पर सुनते जाइएगा। संसद की ऐसी विस्तार से तस्वीर आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में नहीं मिलेगी। बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, लेकिन संसद की इन तस्वीरों को देखना आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आज देश में प्रधानमंत्री खड़े हो गए बीच में। इतनी बड़ी तस्वीर है, इतनी बड़ी तस्वीर है कि पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। ठीक 2:11 पर राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं। सदन में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। वीडियो देख लीजिए वीडियो दिखाइए भाई। राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जब वो खड़े होते हैं उनका एटीट्यूड, उनकी भावभंगिमा दिखाना जरूरी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक एक तस्वीर दिखाकर विश्लेषण करता हूं। विस्तार न्यूज है ताकि आप इतनी आसानी से समझ जाएं, न केवल तस्वीरों को देखें बल्कि घटनाक्रम भी समझ जाएं। सदन की एक तरफ सदन में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। थोड़ी देर बाद जय संविधान के नारे गूंजने लगे। वो भी सुना दीजिए भाई, क्योंकि पता है आपको संविधान की किताब लेकर विपक्ष के नेता घूम रहे हैं। सुनाइए। भारत माता की जय, जय संविधान के बीच क्या हुआ? क्या राहुल गांधी ने भी कहा जय संविधान? पीछे मुड़े और कहा कॉपी है संविधान की। तो पीछे बैठे सांसद जी ने राहुल गांधी के हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ा दी, जिसको लेकर इस समय हर जगह विपक्ष के नेता घूम रहे हैं। और फिर से एक बार राहुल गांधी संविधान हाथ में उठाकर बोलने लगे। दिखाइए पूरा वीडियो दिखाइए। जय संविधान कॉपी है उसकी। जय संविधान, इसकी हमने रक्षा की है। राहुल गांधी फिर बोलना शुरू किए और संसद में हंगामा शुरू हो गया। फिर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो वार्म अप हो रहा है। वार्म अप होने के बाद किस तरह से खिलाड़ी खेल खेलेगा, बैटिंग करेगा, बल्लेबाजी, ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले वार्म अप की बात कही राहुल गांधी ने, ये सुनाइए। अभी वार्म अप हो रहा है। अभी वार्म अप हो रहा है। राहुल गांधी आज मूड बनाकर आए थे। राहुल गांधी ने फिर बोलना शुरू किया। फिर ठीक 2:18 पर राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर दिखाई। अब इस पर भी बहस शुरू हो गई। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं इस पर भी बहस शुरू हो गई है। एक ही फोटो दिखाकर नहीं माने राहुल गांधी, लगातार बोलते रहे और फिर ठीक 2:25 पर एक और तस्वीर दिखाइए भाई, दिखाइए और सुना दीजिए क्या कह रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से राहुल गांधी। Here is the by showing an image of our refuge. Okay? सिलसिला जारी रहा। ठीक 2 मिनट बाद 2:27 पर गुरु नानक देव की तस्वीर दिखाई। ये देख लीजिए आप। 2 मिनट के अंदर प्रभु यीशु की तस्वीर दिखाई। बुद्ध भगवान का जिक्र किया, महावीर को याद किया। सुना दीजिए भाई, राहुल गांधी को विस्तार से सुना रहे हैं क्योंकि आज राहुल गांधी बहुत फायर थे, नहीं तो मीडिया को गरियाने लगेंगे, कहेंगे इनको दिखाते ही नहीं है। सुना दीजिए विस्तार से, सुनाइए। जीसस क्राइस्ट
गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। शिव जी की बात की राहुल गांधी ने, इस्लाम का जिक्र किया, गुरु नानक देव की तस्वीर दिखाई, भगवान बुद्ध का नाम लिया, महावीर का जिक्र किया, बार बार अभय मुद्रा का जिक्र किया। सब ठीक था, पूरा सदन सुन भी रहा था। लेकिन ठीक 2:29 पर राहुल गांधी ने जो कहा, उस पर बवाल मच गया। पहले पूरी बात सुना लीजिए कि आखिर संसद में हंगामा क्यों हुआ, सुनाइए। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। राहुल की इस पूरी बात को सुनाना जरूरी था। इसी बयान के बीच संसद में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद खड़े हो गए, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद भी खड़े होकर हंगामा करने लगे। लेकिन इस हंगामे के बीच सबसे आगे बैठे प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शांत थे। संसद में हंगामा जारी रहा। विपक्ष, बीजेपी, हर तरफ से हल्ला मचा हुआ था, हर तरफ से हल्ला मचा हुआ था। पूरी संसद नारों से गूंज रही थी। इसी बीच ठीक 2:32 पर प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हो गए। मैं जो आपसे कहता हूं ना कि ऐसा कभी नहीं हुआ, बीच में प्रधानमंत्री खड़े हो गए। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री की भावभंगिमा, प्रधानमंत्री का खड़ा होना, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री गुस्से में थे और कह दिया हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। गंभीर तो है राहुल गांधी जी, आप बोलने में थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं कई बार। इसलिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नियम भी समझा दिया। और सिर्फ नियम ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के हिंदू समाज को हिंसक कहने वाले बयान पर पलटवार किया है। सुन लीजिए, देश के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, सुनाइए इन्हें। मैं 2 नियम, रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को
किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का अंदाज देख रहे हैं आप। अमित शाह कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बहुत बवाल हो गया है राहुल गांधी के बयान पर। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। यह भी सुन लीजिए, सुनाइए। आप हिंदू हो ही नहीं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं। आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया। मुझे लगता है सुशील शिंदे जी से सीखते हुए कम से कम राहुल गांधी जी को रिग्रेट कर, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे, होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आपके पास सारी चीजें थी, तब आप गलत हुए। तो इसका मतलब आज आप सिर्फ हिंदू समाज का अपमान नहीं कर रहे, अपनी सरकार को झूठा से झूठा। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। संसद में दिखाना महादेव का अपमान है, भगवान शिव का। इस तरीके से आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर, इस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर आप बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कतई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं थी। आज के उनके भाषण में इमेच्योरिटी तो झलकी भी, लेकिन ऐसा था कि बस एक उकसाने के लिए आए थे, जहां पे गंभीरता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, एक मजाक था। एलओपी बने हैं, पहली बार बने हैं, सम्मान से बोलना चाहिए। क्या क्या बोल गए? वास्तव में राहुल गांधी जी को संसदीय परंपरा और मर्यादा का ज्ञान नहीं है। देश की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसे लोगों से साथ सबर के रहना चाहिए। इतने लोग बोल रहे हैं, इतना विरोध हो गया है, इतना विरोध हो गया है, शहरों में पुतला फूंका जा रहा है, वो भी दिखाऊंगा। और जब हंगामा शुरू हुआ तो भाई के बचाव में बहन प्रियंका गांधी भी आ गई, आना ही चाहिए था। लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी बचाव में आ गई, वो भी राहुल के पक्ष में कुछ कह रही हैं, ये भी सुनाना आपको जरूरी है। मीसा भारती और प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, ये भी सुनाइए। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। अपनी अपनी दलील, अपने अपने बचाव में हर कोई बोल रहा है। प्रियंका गांधी कह रही है मेरा भाई बीजेपी के बारे में बोला है, ठीक है, जितना बोलना है बोल लीजिए बीजेपी को, लेकिन हिंदू और हिंसा दो शब्द एक साथ बोलेंगे तो भावनाओं को ठेस तो पहुंचेगा प्रियंका गांधी जी, और पहुंच भी गया है। देश के अलग अलग हिस्से में राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में संतों ने राहुल गांधी को चेतावनी दे दी है, चेतावनी दे दी है। कहां? महाकाल की नगरी उज्जैन में। इंदौर में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। ग्वालियर में भी जमकर हंगामा हुआ है। विरोध किस तरह से हो रहा है ये भी दिखाना आपको जरूरी है, क्योंकि एक एक तस्वीर का विश्लेषण कर रहा हूं। क्या कहा, हंगामा कब हुआ, देश में प्रतिक्रिया क्या आई, बहन क्या कह रही हैं, मीसा भारती इंडिया गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन बवाल कहां मच गया है पूरे देश में, ये रिपोर्ट भी देखिए और समझिए कि विरोध का स्वर किधर जा रहा है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं तो 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा। राहुल गांधी आपने जो भी बोला है बहुत निंदनीय विषय बोला है, संत समाज इसकी निंदा करता है।
राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं 100 पार नहीं होने के बाद से। नफरत नफरत नफरत। फिर राहुल गांधी ने एक बार इस बात को साबित कर दिया है कि वो हिंदू विरोधी हैं। देखिए, उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण वो देश के अंदर जो है पुनः हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं। कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियां करती रहेगी। राहुल गांधी का ये बयान भी उसी कड़ी में है, ये करते रहेंगे। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहला भाषण था। मुद्दा बढ़ गया है, हंगामा बढ़ गया, इतना बढ़ गया है कि सब एक ही रिपोर्ट में दिखाना मुश्किल हो गया है। इसलिए यहीं रुकते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। क्या है अगली खबर? अगली खबर क्या है, डाल दीजिए। देखिए, नया कानून आ गया है, देश में नया कानून आ गया है और कानून में क्या क्या सहूलियत दी गई है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। एफआईआर, थाना, पुलिस के चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे या कम हो जाएंगे, ऑनलाइन सुविधा क्या मिल गई है, सब कुछ बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के वकील आयुष श्रीवास्तव की नजरों से, उनके विश्लेषण से समझेंगे कि आखिर कानून में क्या क्या बदलाव हुआ है और किस तरह से ये आसान हुआ है आपके लिए। तो चलिए खबर का रुख करते हैं। जाग जाइए, सख्ते में आ जाइए, होशियार हो जाइए और अभी जो खबर बताऊंगा उसको जान लीजिए। बहुत काम की खबर है, बहुत काम की खबर है, बहुत जरूरी खबर है, आपसे जुड़ी है, समाज से जुड़ी है, पुलिस और थाने से जुड़ी है। बहुत बड़ा बदलाव हो गया है पुलिसिया कानून में। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बताइए, पहले मर्डर की सजा पर कौन सी धारा लगती थी? सबको पता होगा, 302 मर्डर यानी 302। अब इसको भूल जाइए, इतिहास बन गई है पुरानी मर्डर की धारा और इतिहास बन गया है पुराना पुलिसिया कानून। अब सब कुछ एकदम से नए अंदाज में आ गया है। आज यानी कि 1 जुलाई को जैसे ही घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई 12 पर पहुंची, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट खत्म हो गया। अब जो नया कानून आया है, नई धारा आई है, उसका नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा गया है। तो चलिए आपको सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ है। अगर कुछ नया हुआ है तो आपको इस तरह से विश्लेषण करके दिखाना है कि आपके जहन में वो बैठ जाए। कानून का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ है। कितना बदला है, बहुत आसान भाषा में पहले आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव से खुद सुन लीजिए, इसके बाद विश्लेषण करेंगे। सुनाइए। सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, ये भी कहना कि सिर्फ नाम बदला गया है वो भी गलत है। जैसे धारा 377 थी, वो आपको पता होगा, नवते जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी थी। तो होमोसेक्सुअलिटी वाज नो लॉन्गर अ क्राइम इन इंडिया, बट वो धारा आईपीसी में अभी भी एग्जिस्ट करती थी। तो ये जो नया बीएनएसएस आया है, इसमें से वो हटा ही दिया गया, तो इसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम बदला गया है, थोड़े बहुत चेंजेस भी किए गए, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो आने वाला समय ही बता पाएगा। सुन लिया आपने, ज्यादा कुछ नहीं बदला है, थोड़ा बहुत बदला है। चलिए अब विस्तार से बता देता हूं कि आखिर बदलाव हुआ है तो कितना हुआ है। पहले तो ये जान लीजिए कि नया जो 3 कानून लागू हुआ है उसमें क्या है और ये पिछले 3 कानून से कितना अलग है। दिखाइए। 1 जुलाई से 3 कानून में बदलाव हुए, जिसमें पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंट एक्ट के बदले बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्षरता अधिनियम को लाया गया है। आपको बता दें, जहां आईपीसी में 511 धाराएं थी, वहीं बीएनएस में 358 धाराएं हैं। नए कानून बीएनएस में 20 अपराध जोड़े गए हैं। 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत कर दी गई है। बीएनएस में 6 ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें सामुदायिक सेवा का प्रबंधन है। सीआरपीसी के बदले लाई गई बीएनएनएस में धाराओं को बढ़ाया गया है। आपको बता दें, जहां सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, वहीं बीएनएसएस में इसे बढ़ाकर 531 कर दिया गया है। बीएनएसएस के कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 धाराओं के सहित 39 उप धाराओं को भी जोड़ा गया है। 376 था आईपीसी की धारा, वो यहाँ पे बदल दी गई है।
वो अब कोई और धारा नंबर 36 हो गई है। अब अगर ऐसी बात की जाए, जो 482 थी सीआरपीसी की, जिसमें हम हाई कोर्ट में पिटिशन डालते थे, उसका नंबर बदल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब जाहिर सी बात है कि सबको थोड़ी सी परेशानी होगी शुरू में। एक जो बना हुआ ढांचा था उससे शिफ्ट करने में थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है इसका कुछ फ़ायदा मिले। भारतीय कानून में एक नया बदलाव, जिसको लेकर एक्सपर्ट शुरुआती दिनों में मुश्किलात की स्थिति बता रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाता है कि 3 नए कानूनों के लागू होने पर दंड और न्याय में कितना परिवर्तन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देख लिया ना आपने, कितना अलग है तीनों नया कानून, कितनी नई धारा जोड़ी गई हैं, कितनी हटाई गई हैं, सब कुछ रिपोर्ट में बता दिया है। अब जो नए कानून की बड़ी बात है वो जान लीजिए, बहुत आसानी होगी, सब कुछ विस्तार से बताता हूं और आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली बात तो क्लियर है कि नए कानून के तहत कार्रवाई 1 जुलाई 2024 के बाद दर्ज की गई केस पर ही होगी, उससे पहले के केस पर बिल्कुल भी नहीं। स्पष्ट बता देता हूं, नया जो कानून है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत पर ज्यादा जोर दिया गया है, यानी कि ऑडियो वीडियो सहित तमाम फोरेंसिक जांच को अहमियत दी जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, अब फरियादी अगर कोर्ट नहीं आ सकता है तो ऑडियो वीडियो से भी सुनवाई हो जाएगी। जरा सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील आयुष श्रीवास्तव इसको लेकर क्या बता रहे हैं, किस तरह की सहूलियत मिली है, सुनाइए ये बाइट। पुराने इंडियन पीनल कोड से कंपेयर करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो हो गया, बाकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन जो होता है ट्रायल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन सब का इसमें प्रोविज़न दिया गया है। लेकिन सिर्फ प्रोविज़न देने भर से नहीं होता, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जब कोई ट्रायल होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, तो पुलिस वाले के पास भी, कोई पुलिस अफसर जो जाता है तहकीकात करने, उसके पास भी वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होने ज़रूरी हैं, तब जा कर के उसमें पूर्ति आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आगे चल के ज़रूर फ़ायदा होगा। आयुष श्रीवास्तव कह रहे हैं कि आगे चलकर बहुत राहत मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा जनता को इसका, ये जो बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब एफआईआर फोन पर, ईमेल से भी दर्ज होगी। अभी रुकिए, अब तो वॉइस रिकॉर्डिंग से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन ई-एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। अगर नहीं किए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, भूलिएगा मत। बाद में मत बोलिएगा ज्ञानेंद्र तिवारी आप तो पूरी जानकारी बताए नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील से विश्लेषण करवा रहे हैं ताकि आप सब कुछ आसानी से समझ जाएं। और सुनिए, कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवा सकता है, लेकिन जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। बहुत जरूरी सूचना है सभी के लिए, एक एक करके बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं और इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। अब अगली बड़ी बात जिससे मैं बहुत खुश हूं, आप भी सुनिएगा तो खुश हो जाइएगा। जान लीजिए, एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं। सुन लीजिए आप, कितनी सहूलियत होने वाली है आकलन कर लीजिए। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे कि अब नागरिकों को दंड नहीं, न्याय मिलेगा, न्याय। गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं ये भी सुना दीजिए। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे।
बहुत बड़ी बात बोल गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। स्वदेशी कानून की बात बोल गए हैं। सरकार ने आते ही बहुत बड़ा कदम लिया है, बहुत बड़ा कदम। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिल गया है। अगर देशद्रोह के आरोपी पाए गए तो सीधा उम्र कैद या फिर फांसी की ही सजा होगी। देखिए भाई, अब टुकड़े टुकड़े गैंग से थोड़ा दूर रहिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इशारा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जो नाम दिया गया, ये राजनीतिक नाम है। तो आप समझ रहे हैं, देशद्रोह राजद्रोह का आरोप जब लगता है तो किस तरह से लोग सलाखों के पीछे जाते हैं और कैसे केस चलता रहता है। हत्या के आरोप में देखिए क्या सजा है। हत्या के मामलों में 7 साल के कैद की सजा है, आजीवन कारावास या फिर फांसी भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि मॉब लिंचिंग को भी हत्या के दायरे में लाया गया है। मॉब लिंचिंग की खबरें आए दिन हम दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो हत्या के दायरे में लाया गया है। महिला और बच्चों से जुड़े हुए अपराध के बारे में वो भी बता देते हैं। धारा 63 से 99 तक इन अपराधों को रखा गया है। दुष्कर्म की घटना बहुत आती है समाज में। अगर दुष्कर्म के आरोपी पाए गए तो अधिकतम फांसी तक का प्रावधान किया गया है। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हैं जो सरल तरीके से आपको बता सकता था। बड़ी बड़ी बातें बता दिया हूं, क्या बदलाव हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, सब कुछ बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है। अब आगे बढ़ने की इजाजत दे दीजिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा दूं कि खबर क्या है। बारिश का कहर है। लगातार मैं जब से सीधे मुद्दे की बात कर रहा हूं तब से आपको मानसून आ गया है और बारिश के बाद जो तबाही आ रही है, किस तरह का मंजर है, कैसे खतरनाक होता जा रहा है ये बारिश, कैसे खतरनाक होती जा रही है बारिश और कैसे इस पर समाये जा रहे हैं लोग, जिंदगियां जा रही हैं, इस पर सावधान करना जरूरी है। बहुत ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं, अंदर की खबर लेकर आए हैं। लोगों के पास विस्तार न्यूज के सहयोगी पहुंचे हैं, हाथ पकड़कर बोला है गलती मत कीजिए, लोनावला में एक पूरा परिवार बह गया। इस पूरी खबर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो सावधान भी होंगे, संभलेंगे भी और विस्तार न्यूज का शुक्रिया भी अदा करेंगे क्योंकि हमने आपको सावधान करने के लिए 2-2 वाटरफॉल में अपने सहयोगियों को भेजा। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। मौसम खराब है, बहुत खराब है। देश के अलग अलग हिस्से से डराने वाली तस्वीरें आ रही, डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं और वादा किया है सीधे मुद्दे की बात करूंगा और आपकी बात करूंगा, आपकी चिंता करूंगा। इसलिए बस इसलिए आज फिर से एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत दर्दनाक है, कितनी डरावनी तस्वीर है। नदी के प्रचंड बहाव के बीच एक परिवार फंसा हुआ है। माँ बाप बच्चे, एक ही परिवार के 5 लोग पानी के तेज बहाव के बीच फंसे हुए हैं। वीडियो देखते जाइए, वीडियो देखते जाइए और देखते ही देखते चीख पुकार के बीच पूरा परिवार तेज बहाव के साथ बह जाता है। ये वीडियो महाराष्ट्र के लोनावला का है। पुणे के हड़पसर से एक परिवार रविवार को माफ कीजिएगा भूसी डैम पिकनिक मनाने आया था। आजकल फोटो खिंचवाने का जो लोगों को शौक है ना, इसी शौक की वजह से ये परिवार भी झरने के बीच उतर गया। लेकिन एकाएक डैम में पानी का बहाव तेज हो गया। बच्चे माँ बाप को पकड़कर चीखने लगे। पूरा परिवार एक दूसरे को थाम लिया, पकड़े रहे। बच्चे सोच रहे थे मम्मी पापा साथ हैं तो बचा ही लेंगे, लेकिन देखते ही देखते एक एक कर परिवार के 5 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। बहुत दुखद तस्वीर है। महाराष्ट्र का एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पहले वीडियो देखिए, फिर पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं। 37 सेकंड से 1 मिनट 15 तक देखिए, 1 मिनट 15 सेकंड तक देखिए कैसे चंद सेकंड में ये लड़का अपने स्टंटबाजी के चक्कर में अपनी जान गंवा दिया। ये वीडियो पुणे के तामिनी घाट का है और इसलिए हम आपको कहते हैं कि सावधान करेंगे। एक बार फिर दिखाइए ये वीडियो, इस वीडियो को एक बार फिर दिखाइए कि कैसे ये स्टंट के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। दिखाइए ये तस्वीर, देखिए आप, ये देखिए पानी है और कैसे ये
स्टंट के चक्कर में इस लड़के की जान चली गई। ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आप सावधान रहें। आप जब बारिश के मौसम में इस तरह के झरनों में जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो मस्ती करके लौट आएंगे, लेकिन कब आपकी जान चली जाए और कब आपकी जान के दुश्मन बन जाएं, इस तरह के झरने आपको नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। शनिवार को ये लड़का अपने दोस्तों के साथ तामिनी घाट पर आउटिंग के लिए गया था। देखिए पानी की आवाज सुनिए कितनी तेज है बहाव, कितनी तेज है पानी का बहाव, कितना तेज है। फिर भी इस लड़के ने रिस्क ले लिया। एक बार सुनाइए, जरा आवाज सुनाइए। देख लिया आपने, देख लिया, इसलिए रुक कर दिखा रहा हूं। बहते पानी को हल्के में लिया और उसमें कूद गया। नीचे गिरा तो सोचा पत्थर पकड़कर ऊपर आ जाएगा, लेकिन पानी के तेज बहाव में बहता चला गया और ऐसा बहा कि पूरी टीम लगी है लेकिन ढूंढ नहीं पाई। आप दोनों तस्वीर देखिए अब और सोचिए, ये लोग वीकेंड मनाने गए थे शहरों में, खासकर जो इलाके पहाड़ों के आसपास है वहाँ वीकेंड पर आउटिंग का शौक है, लेकिन आपकी जान बहुत कीमती है। मैंने बार बार कहा है अपने शो में, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है, बस इसलिए कह रहे हैं। वीकेंड मनाइए लेकिन अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करिए। इस वीडियो को देखकर सब परेशान हैं। सवाल एक ही कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? हर साल बारिश शुरू होते ही देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। अब ये हादसे हुए तो विस्तार न्यूज़ की टीम ने भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल के आसपास हालात का जायजा लिया है। क्यों? ताकि आपको दिखा पाएं कि क्या ऐसी दुर्घटनाओं के बाद भी लोग सुधर पाए हैं कि नहीं सुधर पाए हैं। बस्तर अपने खूबसूरत जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर कोई इस जलप्रपात को देखने के लिए जाता है। यहाँ मिनी नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात भी है, तो वहीं तीरथगढ़ जैसे बड़े जलप्रपात भी। इनके अलावा बस्तर में दर्जनों बरसाती जलप्रपात भी हैं। बड़े जलप्रपात में तो प्रशासन सुरक्षा के इंतजामात करता है, लेकिन ये छोटे बरसाती जलप्रपात बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। जगदलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर ऐसा ही जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रधारा। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर खुद खतरा उठाते हुए इस वाटरफॉल के बीच तक गए हैं, ताकि आपको ये समझा सके कि क्यों ये वाटरफॉल इतने खतरनाक हैं, कैसे यहाँ लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं, कैसे एकाएक इन वाटरफॉल में पानी का बहाव तेज हो जाता है और जिसमें कई बार कई जिंदगियां भी खत्म हो जाती हैं, समा जाती हैं। संजय ठाकुर गए थे, समझाया लोगों को और पूछा कि बताइए भाई, लोनावला में देखा है, इसके बाद भी ऐसा रिस्क। दिखाइए संजय ठाकुर की विस्तार से ये रिपोर्ट। लोनावला में 5 लोगों की मौत हुई और इसके बाद विस्तार न्यूज, क्योंकि आपका अपना चैनल है, यह आपको दिखाने कि वहां क्या कुछ हुआ था, ठीक उसी तरह के एक जलप्रपात में आया है। ये बस्तर का चित्रधारा जलप्रपात है और ये बरसाती जलप्रपात बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। इस वक्त मैं इस जलप्रपात के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। अगर आप मेरे दोनों ओर देखें, यहाँ एक धारा बह रही है और सामने एक धारा बह रही है। इस वक्त ये धाराएं बहुत ही छोटी है और यही वजह है कि लोग, जैसे आप देख पाएं कि देखिए ये जो पर्यटक यहाँ आए हैं, ये पर्यटक आमतौर पे जलप्रपात के बीचों बीच पहुँच जाते हैं और अगर कुछ किलोमीटर पहले कुछ तेज बारिश हो तो इस जलप्रपात में एकाएक धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। अगर मैं इस अभी जलप्रपात को पार करने की कोशिश करूं तो देखिए मुझे कितना समय लगेगा। मैं अभी अगर यहाँ से निकल रहा हूँ तो यहाँ से देखिए ये, क्योंकि हमने खुद एक रिस्क लिया आपको ये दिखाने का कि ये जलप्रपात कितने खतरनाक होते हैं। देखिए जब यहाँ पानी बहुत तेज होता है तो ये पानी जो है, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, इस मंदिर के पास से बहता है। अब आप सोचिए कि जो पूरा इलाका है ये भर जाता है पानी से, तेज बहाव से पानी के। और ऐसा ही कुछ लोनावला में देखने को मिला। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो परिवार, कल अंसारी परिवार वहाँ फंसा, उससे निकलने का मौका नहीं मिला। और यही वजह है कि बरसाती जलप्रपात बहुत ही खतरनाक होते हैं। यहाँ चित्रकूट और तीरथगढ़ जैसे बड़े जलप्रपात भी हैं, लेकिन संजय ने पूरा हाल दिखाया। अब लोनावला में जो हादसा हुआ उसको लेकर भी संजय ने वाटरफॉल के एकदम करीब बैठे लोगों से सवाल पूछ लिया कि भाई वीडियो देखा है आपने, क्यों रिस्क ले रहे हैं? सुनिए संजय ने कैसे लोगों को सावधान किया और लोग क्या कह रहे हैं।
लोनावला में एक घटना हुई है जिसमें 5 लोग मारे गए, इसी तरह के झरने के पास आ गए थे। तो आपको लगता नहीं कि इतने करीब नहीं आना चाहिए झरने के? हाँ, वो तो गलत है, लेकिन अभी ज़्यादा यहाँ पानी नहीं है इसलिए हम लोग आए। लेकिन अभी क्या ये बिल्कुल पानी नहीं है तो हम लोग यहाँ तक आए, उसके बाद हम अभी भी रिटर्न होने वाले हैं। अभी बेसिकली यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रिकॉशन रहना चाहिए कि एक तो मानसून का सीजन चल रहा है, बहाव तेज़ रहता है, तो ज़्यादा इतनी रिस्की जोन्स में जाना ही नहीं चाहिए। ऊपर से पेरेंट्स को ज़्यादा एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो बच्चों को लेके वहाँ तक नहीं जाए। आप भी बहुत करीब बैठे हो झरने के? मेरा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे उस बहाव तरफ नहीं जा रही हूँ और मैंने सिर्फ पैर डुबा के यहाँ साइड में बैठी हूँ। बेटा यही ज्ञान थोड़ा सा आप खुद ले लेती। थोड़ा सा पैर मत डुबाइए ना, थोड़ा दूर हो जाइए, मान जाइए, मत करिए जिद, अपनी परवाह करिए। छत्तीसगढ़ के बाद आपको सीधे मध्य प्रदेश ले चलते हैं। ये तस्वीरें जबलपुर के भेड़ा घाट से आई हैं। देखिए कैसे ये लोग भी मस्ती करने पहुंचे हैं। जाइए, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई दोस्तों की टोली के साथ घूमने आया है, कोई परिवार के साथ समय बिताने आया है। बिल्कुल मस्ती करिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं? विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल बोलता हूं भाई, आपकी चिंता करता हूं। नहीं दिखाना मुझे कोई टीआरपी वाली खबर, हर दिन कहता हूं, नहीं दिखानी कोई सनसनी वाली खबर। आपसे जुड़े हुए मसले की खबर दिखाऊंगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुरक्षित रहकर। जबलपुर में क्या मंजर था, हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आप समझिएगा कि आखिर अभी भी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। दिखाइए दुर्गेश साहू की जबलपुर की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ा घाट के धुआंधार की, जहां पर संगमरमरी वादियों के बीच लोग इस प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देखने के लिए आते हैं, लेकिन किस तरीके से लापरवाही करते हैं और किस तरह से लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से महज 25 फीट की दूरी पर तेज धुआंधार की धाराएं हैं। धाराएं जो है बहुत तेज हो चुकी हैं, नर्मदा का बहाव बहुत तेज हो गया है, लेकिन फिर भी लोग किस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं। चट्टानों पर बैठे हैं, एक पैर स्लिप होगा और वो सीधे 25 फीट 30-50 फीट नीचे जा गिरेंगे। और इस तरह की घटनाएं इस जगह पर हो चुकी हैं, हर साल होती हैं। कहाँ से आए आप? ग्वालियर से आए, लेकिन ये बहुत खतरनाक जगह बैठे हैं आप, बहुत खतरनाक जगह बैठे हैं। मैं कोशिश करूंगा, आप तक बातचीत नहीं आ पाऊंगा मैं, लेकिन आप वहीं से अगर बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं आप? बच्ची के साथ बैठे हैं, पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। पीछे पत्थर था, इसमें टिक जाएंगे जाके, अगर ज़्यादा पानी आएगा निकल जाएंगे उधर से। अभी मुंबई में घटना हुई है, पूरा परिवार बह गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप? ये तो अभी हटे जा रहे हैं। बिल्कुल क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, आप हटेंगे, इससे ना प्रशासन को कुछ फ़ायदा होगा ना हमें कुछ फ़ायदा होगा। आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नहीं, हमको इतना जानकारी नहीं है ना कि कितना तेज पानी आ जाएगा। मेरी बात को आप ज़रूर बुरा लगेगा आपको, लेकिन हम मेरे समझाने से बाहर आ रहे हैं। मैं अपने लिए बोलूँगा, बहुत गलत। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ शहर में पर्यटक आए। हमारे यहाँ धुआंधार है, नर्मदा का सबसे विहंगम नज़ारा है, जिसे देखने के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपकी बात को समझ में आया, हम लोग आए तुरंत। जी, आपकी बात आपने हमें समझाया, इसलिए हम वहाँ से तुरंत आ गए वापस। बड़ा सुकून मिलता है। सोचिए, एक परिवार को बहते हुए दिखाया मैंने, और उसके बाद उस समय अफसोस था, उस समय दुख था कि यार बताइए एक परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन अभी ये देखिए, इस परिवार को देखिए आप, ये देखिए छोटा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, देखिए आप वीडियो देखिए, तेज बहाव में कैसे बह गया पूरा परिवार। देखिए, इस वीडियो को दिखाते रहिए, दिखाते रहिए, इस पूरे वीडियो को दिखाते रहिए, कैसे पूरा परिवार बह गया। और इसलिए विस्तार न्यूज ने तय किया कि नहीं, अभी तो बारिश की शुरुआत है, न जाने कितने परिवार इसी तरह से जाएंगे, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे। लेकिन अभी से अगर सावधान करने की कोशिश की गई, ऐसा मैं पूरे मानसून करता रहूंगा। विस्तार न्यूज आपको इसी तरह से आगाह करता रहेगा। और कितना सुकून मिलता है जब मेरे दो सहयोगी सीधे मौके पर चले जाते हैं। संजय ठाकुर कह रहे हैं कि आप इतने पास क्यों बैठी हैं, इतने करीब क्यों बैठी हैं, आप खुद इतना ज्ञान दे रही हैं और खुद पानी में पैर डालकर बैठी हैं। और दूसरे बच्चे को, तो मैं तो बच्चे को देखकर सिहर गया था। दुर्गेश साहू सलाम है आपको, संजय ठाकुर सलाम है आपको, साधुवाद है आपको। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट करिएगा। विस्तार न्यूज इसीलिए जाना जाएगा कि किस तरह से हमारे सहयोगी, बताइए, वहां से निकाल कर ले आए। उस मासूम बच्चे के लिए आपको सैल्यूट दुर्गेश,
आपको सैल्यूट उस बेटी को आप समझाकर उसको बता रहे थे कि लोनावला में ये घटना हुई और आप ऐसे मत बैठिए। संजय ठाकुर, आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर में ये परिवार तो मान गया। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, बस इसलिए ये खबर हमारे लिए जरूरी है। आप जाइए, घूमिए, एंजॉय करिए, खूब घूमिए, लेकिन अपनी जिंदगी की परवाह कीजिए। स्टंटबाजी मत करिए, अपना ख्याल रखिए। चलिए अब आपको अगली खबर बता देता हूं। अगली खबर क्या है? अगली खबर में लिखा है फांसी पर लटका पूरा परिवार। पूरा परिवार क्यों मौत को गले लगा लेता है और पूरा परिवार क्यों अपनी जान दे देता है, यही सब कुछ आपको बताऊंगा। दुखद खबर है, मध्य प्रदेश से आई है और मध्य प्रदेश की ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताता हूं। आपको बुराड़ी कांड याद है? दिल्ली में साल 2018 में दिल दहला देने वाला एक वीडियो रातों रात चर्चा में आ गया। एक ही परिवार के 14 लोगों का शव फांसी पर लटका हुआ था। पूरे परिवार ने एक साथ फांसी लगा ली। कई महीनों तक या यूं कहें कई सालों तक इस सामूहिक आत्महत्या की चर्चा होती रही। आप सोचेंगे बुराड़ी कांड के बारे में आज क्यों बता रहे हो ज्ञानेंद्र तिवारी, क्यों बात करना जरूरी है? आज सुबह सुबह एक खबर आई और खबर क्या थी? खबर मध्य प्रदेश की थी। एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पति पत्नी 3 बच्चे एक साथ फांसी के फंदे पर लटकते मिले। सुबह हुई, मृतक के चाचा सुबह सुबह भतीजे का हाल जानने उनके घर पहुंचे, लेकिन घर का मंजर देखकर घबरा गए, परेशान हो गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तुरंत पुलिस को फोन लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची, 5 शवों को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या है पूरा मामला, एसपी साहब बता रहे हैं। पहले सुन लीजिए, फिर खबर में आगे चर्चा करेंगे। सुनाइए। सुबह करीब 7 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो गुनेरी गांव है उसके पास में एक खेत है और वहाँ पर एक घर बना हुआ है जिसमें 5 लोग, जिसमें पति पत्नी है और 3 बच्चे हैं। इन्होंने फांसी लगाकर मृत पाए गए हैं। ये पूरी मार्ग पुलिस द्वारा कायम किया जा रहा है और जो भी होगा आगे वो जांच के बाद ही होगा। उसका पोस्टमार्टम होता है और किस परिस्थिति में हुई है उसके बारे में बात होगा। एक हमारी साइबर टीम भी यहाँ पर आई है। 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के रिश्तेदार कह रहे हैं आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है। खरी है, पुलिस की जांच का विषय है। इस खबर को विस्तार न्यूज पर विस्तार से दिखाने का एक ही मकसद है, क्योंकि यहाँ बात मुद्दों की होती है और विस्तार न्यूज के लिए किसी मासूम की जिंदगी, किसी माँ की जिंदगी और किसी पिता की जिंदगी बहुत मायने रखती है। सोचिए, एक पल अगर ये हत्या नहीं आत्महत्या हो तो वो मंजर कैसा रहा होगा, जब एक पिता खुद अपनी बेटी बच्चे को अपने साथ फांसी के फंदे पर लेकर सुसाइड करने की सोच रहा होगा। सोचिए, एक पिता बच्चे को लेकर। खैर, इस देश में फंदे पर लटकना शायद एक पल को लोगों को सबसे अच्छा ऑप्शन लगता होगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्या कहते हैं आंकड़े, आइए जान लेते हैं, क्योंकि खबर विस्तार से ना हो तो खबर कैसी। एनसीआरबी के साल 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर घंटे 19 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, खुद की जान दे रहे हैं। आत्महत्या करने वाला हर चौथा इंसान दिहाड़ी मजदूर। साल 2021 में 1,64,033 लोगों ने सुसाइड किया, जिसमें 42,000 से ज्यादा मजदूर थे। यानी कुल सुसाइड का 25% और 10,881 किसानों ने साल 2021 में सुसाइड किया, जिनमें 5,318 किसान थे और 5,563 खेतीहर मजदूर शामिल थे। ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलीराजपुर में जिस राकेश और उसके परिवार का शव मिला वो भी खेती मजदूरी ही करते थे। अब जान क्यों गई, कैसे गई, ये जांच का विषय है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, लेकिन ऐसी दुखद खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, आपको सावधान करूंगा। और समाज में अगर इस तरह की गलती कोई कर रहा है उसे रोकिए, संभालिए, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहिए, लोगों का सुख दुख बांटते रहिए। जब तक जीवन है दूसरों के हाल चाल को भी जानते रहिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। महतारी के खाते में पैसा ही पैसा, और ये मुस्कान, ये स्माइल, ये खुशी किसने दी है, किसने दी है, और ये खुशी किसने दी है, कैसे खाते में पैसा पहुंचा है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं, क्योंकि सरकार पलट दी है इस योजना ने, क्योंकि सरकार आ गई है इस योजना की बदौलत, और इसलिए मुस्कुरा रही हैं महिलाएं,
मुस्कुरा रही हैं महतारी और मुस्कुरा रहा हूं मैं। तो चलिए खबर विस्तार से आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की महतारी, लोगों को प्रणाम है। खूब खुश होंगी आप लोग, जानते हैं क्यों? टन टन खूब मैसेज आया होगा आज मोबाइल में, खट खट 1000 रुपया आ गया है अकाउंट में। क्या क्या खरीदना है पूरी प्लानिंग कर ली होंगी आप लोग। बढ़िया है, अच्छी खबर है। आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जारी की गई। 70 लाख महिलाओं के अकाउंट में सीधे 1000 रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। रुकता हूं थोड़ी देर, 1000 के मायने आपको समझाता हूं। चूड़ी, बिंदी, टिकली, फीता, ये तो सब आ ही जाएगा। साड़ी वाड़ी भी आ जाएगा। कहीं छठी बरहों होगा, पड़ोस में जाना होगा, उसके लिए पूरे गिफ्ट का इंतजाम हो जाएगा। बिटिया आने वाली होगी मायके और जाएगी ससुराल, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। 1000 करके आपको पता है सरकार ने कितना पैसा भेजा है? करीब 653 करोड़ 84 लाख रुपए भेजा है। सरकार ने आज 70 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेज दिया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने यह पैसा भेजा है और पैसा भेजकर मुख्यमंत्री जी ने खुद छत्तीसगढ़ की महतारियों को इसकी जानकारी भी पोस्ट करके दी है। क्या लिखा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने? दिखाइए जरा। महिलाएं अपना अपना खाता चेक करें, महतारी वंदन योजना का पैसा हमने भेज दिया है। एक मुखिया अपने प्रदेश की माताओं बहनों को बता रहा है कि भैया पैसा हमने भेज दिया है, वादा आपसे किया था, आपने वोट दिया था, हमने आपको नोट दिया है। प्रति महीने के अनुसार इस महीने भी हमारी सरकार ने 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त कुल 653 करोड़ 84 लाख रुपए की धनराशि भेज दी है। मुख्यमंत्री किससे बता रहे हैं? महिलाओं से बता रहे हैं। महिलाओं को हर महीने खुशियों का नोटिफिकेशन मिल रहा है। अब पैसा आने का ऐलान हुआ तो विस्तार न्यूज़ में महिलाओं का हाल जानने पहुंच गया। क्या माहौल था पैसा आने के बाद? खुद सुन लीजिए महिलाएं क्या बोल रही हैं, महतारी क्या बोल रही हैं, माताएं बहनें क्या बोल रही हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ ग्राउंड से रिपोर्ट जब तक न दिखाए मुझे तो चैन नहीं मिलता। दिखाइए महतारी क्या कह रही हैं। बहुत खुश है, मोदी सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, इसका लाभ सबको मिल रहा है। महतारी वंदन योजना का मतलब सरकार हमको दे रही है और आज ये मतलब 5वां किस्त है और इससे हम लोग का मतलब जो 1000 पैसा दे रही है उससे हम लोग का मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अच्छी योजना है, सरकार की तरफ से जो भी मिलता है लाभ उसका पूरा फायदा हम लोगों को मिलता है। हम सबको बहुत सहयोग हो रहा है इस पैसे से, क्योंकि गरीब लोग अपना बच्चे को भी पढ़ा लिखा रहे हैं और कुछ कार्य में भी लगा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि महिलाओं के ऊपर भाजपा सरकार ने ध्यान दिया। महिलाओं का खर्चा तो आप जानते ही हैं, इसलिए घर के कामों में भी और अपने खुद के शौक और जरूरतों के लिए भी यूज करते हैं इस पैसे का। पूरा परिवार में खर्चा करता हमन है, चावल दाल नमक मिर्ची चावल तो चल डॉक्टर रमन दे दे, गैस सिलेंडर है, बिजली बिल है, ये सब देना पड़ते ना। इतनी महतारियों ने शुभकामनाएं संदेश भेजी, इतनी खुश हैं। मोदी विष्णुदेव साय, मोदी की गारंटी विष्णुदेव साय के भरोसे की सब कुछ विस्तार से बता दिया। इससे ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, अलग अलग जिलों से बता दिया हूं। और अब क्या है, अब अगली खबर बता देता हूं। आग पीछे जल रही है और गुस्से में है चंद्रशेखर आजाद। छत्तीसगढ़ में चंद्रशेखर आजाद जहां जाते हैं वहां भीड़ होती है और दलित आदिवासी युवाओं के मसीहा के तौर पर देखते हैं चंद्रशेखर आजाद को। और कहां आ रहे हैं ये खबर जल्दी से बता देता हूं। 10 जून 2024 को बालाउदा बाजार वाली हिंसा की तस्वीर देश भर ने देखी। यह तस्वीर छत्तीसगढ़ की तासीर पर सवाल उठाने वाली थी, क्योंकि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भोले भाले छत्तीसगढ़िया उग्र हो गए और एसपी कलेक्टर ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के पीछे किसका षड्यंत्र था, इस पर अब तक खुलासा नहीं हुआ है। गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन आग में घी डालने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ जरूर आ रहे हैं। ऐसा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। बीजेपी कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर दलित के आप चिंता करने वाले हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ में। दरअसल भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बालाउदा बाजार हिंसा पर लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद अब आजाद 4 जुलाई को आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसको लेकर एक पर्चा सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है। 4 जुलाई को बालाउदा बाजार के पड़ोसी जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ के भटगांव में एक बड़ी जनसभा बुलाई गई है। इसमें सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की चिंता अभी से बढ़ गई है। और इसलिए मैं आपको बता रहा था ये खबर क्यों जरूरी है। समय हो गया। खबर बहुत थी, लेकिन इससे ज्यादा अब नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि 8:56 का वक्त हो गया है। नमस्कार, धन्यवाद।